चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और पहला चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज शाम में आप लोग को मिल जाएगा इस बैच का। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 का नाम था, जैसे कि हम पढ़ रहे थे यूनिट, पहला इकाई हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। जनन में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में सर? ये सबसे पहला चैप्टर 1 में यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ लिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवों में जनन, जीवों में जनन। अच्छा, जीवों में जनन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि सारी चीजें ग्रुप में नहीं मिल सकती, चलाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। इस नाम को सर्च करें टेलीग्राम पे और इसमें ज्वाइन हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आज से जो चैप्टर शुरू हो रहा है ये है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब हुआ पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पौधों में, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। सबसे पहले अब यहाँ हम लोग को ये समझना है कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि पुष्पीय पौधा के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी एंजियोस्पर्म के बारे में। पौधों को 5 भागों में बांटा गया है टोटल, यानी कि 5 डिवीजन होता है प्लांट का। एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जहाँ तक कि अगर बात करें इस पृथ्वी पर जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, ये सभी पुष्पीय पौधे क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो यानी हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, यानी हायर प्लांट के बारे में। और बात है कि एंजियोस्पर्म का, तो एंजियोस्पर्म माइक्रोस्कोपिक से लेकर और हायर तक होता है, मतलब समझिए लगभग 100 मीटर 200 मीटर लंबा पौधा तक होता है। तो ये सूक्ष्म जीव से, सूक्ष्म पौधा से लेकर और हायर प्लांट तक, मतलब बड़े से बड़े विशाल वृक्ष भी इसमें शामिल है। किसमें? ये पुष्पीय पौधों में, मतलब कि एंजियोस्पर्म में। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला चैप्टर में तो सर आप बताए थे कि पौधों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो पौधा में जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। बात क्लियर है? लेकिन सर पौधा में अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और ये भी हम एक जगह बताए थे जिसका नाम था पॉलिनेशन यानी परागण, बताए थे। तो उसमें बताए थे कि मेल गैमीट कहाँ होता है? एंथर में, पराग कोश में। और फीमेल गैमीट कहाँ होती है? फीमेल गैमीट कहाँ होती है सर? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, बीजांड। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और बीजांड में यानी ओव्यूल के अंदर एक सेल पाया जाता है जिसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं। ये फिगर बनवाए थे वहां। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, जैसे हम लोगों में फर्टिलाइजेशन होता है, हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन टर्म यूज किया जाता है एनिमल्स में। और पौधों में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ फर्टिलाइजेशन के जगह पॉलिनेशन वर्ड यूज किया जाएगा, जहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट से आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग को इस पौधा, इसमें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होगा, तो पहले उससे पहले हमें जानना है कि ये फ्लावरिंग प्लांट क्या क्या होता है, पुष्पीय पौधा का भाग क्या है। और आपको पता है पौधे का यानी एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट जनन भाग जो होता है ना
वो फ्लावर में होता है। पुष्प में ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट सब उसी में पाए जाते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, तो एक बार हेडिंग डाल दिया आप लोग चैप्टर का, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नीट का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन जो भी सॉल्व करना है सॉल्व कर लें। उसके बाद हम आपको डीपीपी जो डालेंगे, डीपीपी का क्वेश्चन में कितना है, डीपीपी कुल डीपीपी की संख्या आपको कितना मिलेगा, 10 गो डीपीपी होगा। प्रत्येक डीपीपी में क्वेश्चन की संख्या 20 है, तो 20 गुने 10 बराबर कितना हो गया, यानी 200 क्वेश्चन का आपको दिया जाएगा, 200 क्वेश्चंस का डीपीपी दिया जाएगा टोटल एक चैप्टर से, यानी 3200 क्वेश्चन आपका टोटल होगा पूरे 16 चैप्टर से। अब 3200 क्वेश्चन में से हो ही नहीं सकता है कि 45 गो क्वेश्चन, ये 35 गो क्वेश्चन बोर्ड में उससे बाहर का आ जाए और 90 गो क्वेश्चन नीट में उससे बाहर का आ जाए। बस ये क्वेश्चन का खाली प्रैक्टिस आप लोग कर लिया, ठीक है। बस चैप्टर वाइज जैसे जैसे आप लोग को बनाया गया हुआ आज हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, और भी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन अवश्य करें। टेलीग्राम पे सर्च करना है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, उसमें आ जाएगा। लगभग 2400-2500 के करीब में अभी बच्चे हैं उसमें मेंबर हैं, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप सबसे पहले चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हेडिंग डाल दिए, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। चलिए, तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जानना है कि इसके स्ट्रक्चर, किसका, फ्लावर का स्ट्रक्चर। आइए पहले हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प की संरचना। तो ये पुष्प का संरचना पहले यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक बार इसको समझ लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने से बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे जो आसान फिगर होगा, ताकि एग्जाम में आप लोग को बनाने के लिए पूछा जाता है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ये फ्लावर के स्ट्रक्चर को बताएं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ समझ लिया जाए पहले। जैसे देखिए, ये हो गया, ये आप जो देख रहे हैं फ्लावर में, यह हम पहले बना ही देते हैं, बना देंगे तभी इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए, हम बना ही देते हैं। तो ये पहले हेडिंग आपको क्या डालना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। टेढ़ा हो गया गमला। अच्छा, काम चल जाएगा, थोड़ा टेढ़ भी हो गया होगा तो। अब बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग सीधा बना लीजिएगा। चलिए, हो गया, ओके। अब सुनिएगा, यहाँ अब कौन कौन सा पार्ट, इसका नाम क्या है, ये सब हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले ठीक है, ये हो गया। या थोड़ा ये और ऊपर जाएगा, थोड़ा इसको भी ऊपर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा, यहाँ पे इसमें कौन कौन सा पार्ट का नाम क्या है सर, इसमें पाया जाता है पोलन ग्रेन, ठीक है। ये हो गया पराग कण, ये सब क्या हो गया, पराग कण हो गया, यानी कि पोलन ग्रेन हो गया। चलिए, अब देखिए यहाँ, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसके पार्ट का नाम लिखते चले। देखिए, ये है एंथर। एंथर का मतलब होता है पराग कोश। क्या बोलेंगे इसको, पराग कोश। ये हो गया पराग। अच्छा, पराग कोश में क्या होता है सर, पराग कोश में पोलन ग्रेन होता है। ये जो आप देख रहे हैं अंदर, ये क्या है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, पराग कण, यानी कि सर पराग कोश के अंदर पराग कण होता है। ये बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद पराग कण क्या है,
तो सर मेल गैमिट है किसका? ऑफ फ्लावर यानी पुष्प का। पुष्प का ये क्या है? नर युग्मक है। ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलिए पुष्प का ये हो गया नर युग्मक। ठीक है, अच्छा अब आइए सर ये दूसरा जो भाग है इसका नाम क्या है? ये पूरे संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फिलामेंट कहते हैं, तंतु या पुतंतु। इसको हम लोग बोलेंगे तंतु या पुतंतु। इसको कहा जाएगा फिलामेंट। फिलामेंट का हिंदी क्या होता है? तंतु या पुतंतु। ठीक है, तंतु या पुतंतु हो गया ये। अच्छा अब आइए सर इसके अंदर जो संरचना पाया जाता है इसके अंदर। अच्छा अभी तो इतना तक हो गया, ये पूरा मेल पार्ट था। अभी जितना हम लोग देखे हैं ना ये सब मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट है जिसको हम लोग एंड्रोइसियम कहते हैं। पहले स्ट्रक्चर हम लोग जान जाए उसके बाद ही उसके बारे में पढ़ा जाएगा। जिसको ये स्ट्रक्चर पूरा याद हो गया समझिए उसके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिगर बस सबसे पहले जरूरी है। फिगर को घर पे जाके इतना प्रैक्टिस करना है कि आप खुद बिना देखे फिगर अच्छे से बना सकें और बहुत तेज में बना सके, फास्ट बना सके। अब इसमें ये फिलामेंट हो गया यानी तंतु या पुतंतु। चलिए तो ये फ्लावर का मेल पार्ट था। अच्छा सर यानी एंड्रोइसियम फ्लावर के मेल पार्ट दो भागों में बटे होते हैं। कौन कौन? पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट, तंतु या पुतंतु। एंथर जो होता है सर इसके अंदर पोलन ग्रेन होता है, पराग कण होता है और दो पालित द्विपालित संरचना होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है यानी कि ऐसे और ऐसे ये दो लोब से मिलकर बना होता है कि नहीं? ये पहला लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया यानी कि बाइलोब होता है यानी द्विपालित होता है। चलिए ठीक है, द्विपालित होगा। अच्छा और इसके नीचे में ये जो डंठल के समान जो संरचना दिख रहा है स्टॉक, STL के स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है डंठल, स्टॉक लाइक यानी डंठल नुमा जो संरचना इसमें जो दिख रहा है इसको फिलामेंट कहते हैं। चलिए यानी कि फ्लावर का मेल पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं फ्लावर के फीमेल पार्ट में। तो देखिए फ्लावर का फीमेल पार्ट सबसे पहला ये पॉइंट आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला भाग। उसके बाद वाला ये भाग सिलेंडर पार्ट होता है, बेलनकार संरचना होता है, लॉन्ग एंड सिलेंडर, लंबा और पतला चाहे लंबा और बेलनकार संरचना होता है, सिलिंड्रिकल। अच्छा उसके बाद सबसे अंतिम स्ट्रक्चर ये है जो फूला हुआ आधारीय भाग होता है। फूला हुआ आधारीय भाग जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, ये फूला हुआ आधार यही ना है। यानी कि फीमेल पार्ट फ्लावर के 3 होते हैं। कौन कौन? सर सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, दूसरे वाले भाग को बोलते हैं स्टाइल और तीसरे वाले भाग को बोलते हैं ओवरी। इसका हिंदी नाम भी होता है क्या क्या? सर वर्तिकाग्र, उसके बाद हो जाएगा वर्तिका और फिर सर ये इसका नाम हो जाएगा क्या? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। अच्छा अब इस अंडाशय के अंदर जब हम आएंगे तो अंडाशय के अंदर की कुछ संरचना ऐसे होती है। देखिए अंडाशय के अंदर की संरचना को देखते हैं एक बार। ये हो गया अंडाशय के अंदर की संरचना। अंडाशय के अंदर की संरचना हो गई। अच्छा अंडाशय के अंदर की इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय के अंदर के इस संरचना को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में कहा जाता है बीजांड। ठीक है, बीजांड कहते हैं। ठीक है, अच्छा बीजांड के अंदर पाया जाता है क्या? सर बीजांड के अंदर एक सेल होता है ना, अंड कोशिका होता है। बीजांड के अंदर कौन सा गैमिट होता है? फीमेल गैमिट होता है जिसका नाम क्या है? एग सेल। एक सेल को हिंदी में कहते हैं अंड कोशिका और अंड कोशिका क्या है? सर फीमेल गैमिट है अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका ये फीमेल गैमिट होता है। फीमेल गैमिट मतलब मादा युग्मक है फ्लावर का। समझ में आया? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम लोग फीमेल गैमिट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फीमेल गैमिट का मतलब क्या होता है?
मादा युग्मक, समझे बात को। अच्छा तो सर ये फीमेल गैमिट हो गया, यानी कि मादा युग्मक हो गया। और फीमेल गैमिट जो है ये, अब देखिए सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन तभी होगा जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट आपस में जुड़े। अच्छा सर इसका मतलब मेल गैमिट यहाँ है कहाँ, एंथर में, पराग कोश में, और फीमेल गैमिट कहाँ है तो सर एक सेल में, यानी कि अंड कोशिका में। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ फर्टिलाइजेशन यानी समझिए पहले तो पॉलिनेशन होगा, पहले पॉलिनेशन होगा तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉलिनेशन कैसे होगा तो सर जब पॉलन ग्रेन यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, तो याद रखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द कहाँ, स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होता है तो उसी को परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। तो चलिए पॉलिनेशन जब इसमें हो जाएगा तब इसके बाद क्या होगा कि अब इसमें पराग नलिका, बताए थे ये बात, बताए हैं ये बात हम आप लोगों को कि सर यहाँ मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों बेचारा अपंग है, माने इसका चलने के लिए कुछ है ही नहीं, पैरे नहीं है। हाँ ये दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, अचलनशील होते हैं। ये सब समझिए कि कोरिया बन गया है, विकलांग है, इसे चला नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब बस यही होता है कि गाड़ी पे सिर्फ बैठा रहेगा और गाना गाएगा, कर्मा के कर्मा हो कर्मा, नहीं सुने आप लोग। हाँ बस वैसे ही कोढ़ी हो गया, ये चल नहीं सकता है। अच्छा इसका मतलब जब सर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अचलनशील हो तो ये आपस में कैसे मिलते हैं, बताए थे कैसे मिलते हैं। नोट्स का रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है भाई, कैसे सर हवा के माध्यम से यहां तक आ जाएगा। हवा का इतना मजाल कि पॉलन ग्रेन को एक बार अंदर घुसा दिया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हवा का काम है सिर्फ यहां ला देना, वर्तिकाग्र पर ला देना है, लेकिन वर्तिकाग्र से पॉलन ग्रेन यहां तक मेल गैमेट तक कैसे पहुंचा, फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचा, सॉरी पॉलन ट्यूब के मदद से, पराग नलिका के माध्यम से। पढ़ा है ये बात आप लोगों को, ठीक है। फिर भी अब देखिए पहला चैप्टर क्यों पढ़ाया गया है, आखिर क्यों कहा गया कि पहला चैप्टर बेसिक चैप्टर है, भले ही आपके सिलेबस से हट गया है, नीट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पहला चैप्टर पढ़ना जरूरी है। इसलिए क्योंकि पहला चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये कोई भी कंडीशन समझ में नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं बात को, तो इसलिए आप ध्यान से उसको पहले एक बार नोट्स को पूरा अच्छे से पढ़ जाइए, नोट्स को अच्छे से पढ़ जाइए, आपका टेस्ट होने वाला है। और जब टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए हम लोग कब परसों रखते हैं ना टेस्ट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा, 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 10 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 3 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव, बिल्कुल आपके बोर्ड के लेवल के आधार पर होगा। तो बोर्ड के, हाँ पहला चैप्टर रहेगा पूरा, परसों टेस्ट होगा, आप लोग का बैच टाइम में ही होगा। अब हम रहेंगे भाई, मेरे बिना उपस्थिति का टेस्ट कैसे होगा, मोबाइल वोबाइल जो भी है, बैग वैग सब बाहर रहेगा। उस दिन कॉपी किताब कुछ भी लेके नहीं आना है, बैग लेके अगर आते भी हैं तो बैग सब जमा हो जाएगा अंदर क्लास में। आप खाली हाथ आइएगा, एक पैड रख लीजिए, सब लोग 30 रुपया खरीद लीजिए, जिस पर आप रख के लिख पाइएगा, सब लोग खरीद लीजिए, क्योंकि अब कॉपी वॉपी कोई अलाउ नहीं होगा, जो भी टेस्ट होता है उसी तरह अब लिया जाएगा। ठीक है, हो गया। और नहीं तो सबसे बढ़िया एक सब लोग कॉपी खरीद के लाइए और कॉपी में ही टेस्ट दीजिए, कॉपी अपना जमा करा दीजिए नाम के साथ, ऊपर नाम लिख कर। और कॉपी सबसे बढ़िया रहेगा, कॉपी जमा कराइए, पहला टेस्ट दे दीजिए, उसी में दूसरा टेस्ट तीसरा टेस्ट, पेपर फार फूर वाला काम नहीं होगा, कॉपी चेक होगा, लास्ट में आप लोग कॉपी दे दिया जाएगा। हाँ नहीं बाद में दिया जाएगा, वो कॉपी आपका वैसे ही रहेगा जिसमें केवल टेस्ट का पेपर ही रहेगा, टेस्ट का सॉल्यूशन रहेगा, वो सबसे बढ़िया रहेगा। उसमें चूंकि सब्जेक्टिव भी आपको लिखना है तो आपको पता चलेगा कि हमने सब्जेक्टिव कहाँ गलत किया कहाँ सही किया, उस तरह से। तो परसों टेस्ट होगा, सब लोग तैयार हो के आए एकदम टेस्ट के लिए, बहुत जरूरी है बाबू, टेस्ट एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं। क्यों, हो ही नहीं सकता है कि उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए जो हम 70 नंबर का टेस्ट आपसे ले लिए। आपका पूरा, आप सोचिए पूरे एग्जाम पूरे सिलेबस से मिलाकर बायोलॉजी का कितने नंबर का एग्जाम होता है, 70 नंबर का। हम एक चैप्टर में अगर आपसे 70 नंबर का बोर्ड के आधार पर टेस्ट ले लें
तब सोचिए कि आपका कैसा रहेगा वो। मैंने हर एक चैप्टर में 70-70 नंबर का अगर आप बना लेते हैं तो पूरे चैप्टर में ना मिला के 70 नंबर का आएगा, उससे बाहर तो क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। आप बना के तो देखिए, समझ रहे। इसलिए टेस्ट मत छोड़िएगा, गलती से भी भले नहीं बने लेकिन आपका उसमें हाजिरी लगना जरूरी है, आपका कॉपी उसमें जमा होना चाहिए। चलिए हो गया, इसको देख लिए तो फीमेल गैमिट हो गया। अब आइए, अब कोई पार्ट इसमें बाकी है क्या? हाँ सर, सर आपने मेल पार्ट को बता दिया, अब फीमेल पार्ट को भी बता दिए, लेकिन आप ये नहीं बताएं कि पौधा का कुछ सपोर्टिंग पार्ट भी होता है जो उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। अच्छा सर, कौन कौन? कोरोला और कैलिक्स। तो सर इसको हम बोल देंगे क्या? कोरोला, और सर इसे हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स। कोरोला और कैलिक्स। अच्छा, कोरोला का मतलब होता है, कोरोला का मतलब क्या होता है जी? दलपुंज। तो क्या बोलिएगा? दल पुंज, दलपुंज। अच्छा, अब उसके बाद कैलिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज। दलपुंज और बाह्य दलपुंज समझ रहे हैं ना आप लोग? ये सर सिर्फ सहायता प्रदान करने वाले होते हैं, जो पौधे को सहायता करते हैं। अब देखिएगा, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। ये देखिए, इसको हम लोग सर कहते हैं कोरोला। कोरोला हो गया, ये कलर सेम हो गया, रुकिए चेंज कर देते हैं। कोरोला, कोरोला। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैलिक्स। सर यहाँ कैलिक्स ना लिख के सेपल लिखा है, सर यहाँ कोरोला ना लिख के पेटल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये सब हम बताएंगे अभी इसके बारे में। देखिए, ये कैलिक्स, कैलिक्स का मतलब हुआ बाह्य, बाहर है ना, तो बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कहने का मतलब हुआ, जैसे देखिए ये मान लीजिए कि अभी हम लोग अगर बात करें पेटल का यानी दल का, यहाँ पे आप क्या देखे थे स्ट्रक्चर में? देखिए यही ना पेटल, ये पेटल यही ना है। अब पेटल को ही कोरोला कहते हैं। कोरोला और पेटल में अंतर क्या है? तो जब मान लीजिए कि सर एक फूल में ये कई सारे, यहाँ क्या आपको दिख रहे हैं? ये कई सारे पेटल आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और आपको पता है इसको बोलते हैं पेंटामेरस। पेंटामेरस, और ये को कहा जाता है टेट्रामेरस। यानी जितने भी एंजियोस्पर्म है, यानी पुष्पीय चक्र कहते हैं हिंदी में, इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग पेंटामेरस को कहते हैं फ्लावरिंग ऑर्ल। फ्लावरिंग ऑर्ल मतलब हुआ पुष्पीय चक्र। यहाँ कै गो पुष्पीय चक्र है? 5, तो इसको कहेंगे पेंटामेरस। कुछ फूल में 4 गो चक्र होता है, पुष्पीय चक्र, देखें 4 पत्ता 4 कोने में निकला हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं टेट्रामेरस। याद रखिएगा ये बात, पेंटामेरस नहीं तो टेट्रामेरस ये होता है। अच्छा, यानी कि अब देखिए, अगर ये सिंगल वाला है तब आप इसको कहिएगा क्या? पेटल। ये सिंगल वाला को आप पेटल कह सकते हैं, दल कह सकते हैं, लेकिन जब ये पूरा आपस में मिल जाएगा तो दल का समूह हो जाएगा, और जब दल के समूह हो जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब सर उसको हम लोग कहेंगे कोरोला। समझ में आया? कोरोला किसको कहा जाएगा? और तब यहाँ पे नाम हो जाएगा क्या? दल पुंज। पुंज मतलब होता है समूह। किस तरह आप लोग प्रकाश पुंज पढ़ते हैं या किरण पुंज पढ़ते हैं, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। बीम ऑफ लाइट पढ़ते हैं ना जी। अच्छा, यानी कि प्रकाश पुंज जो हो गया यानी किरण पुंज हो गया, तो किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह। उसी तरह आप बोलते हैं इसमें, यानी कि सर कोरोला का मतलब होता है पेटल का समूह, ग्रुप ऑफ पेटल। बस समझ में आया? जब ग्रुप ऑफ पेटल यानी पेटल का बहुत सारा समूह होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोला। और जब एक पीस अलग निकाल दीजिएगा, प्रत्येक पीस की बात करिएगा, प्रत्येक भाग का, तब उसको कहेंगे पेटल। अब पेटल हो जाएगा एक वचन। समझ में आया? यानी पूरा को एक साथ समूह में आप बोल रहे हैं जब दल पुंज, तो एगो को कहेंगे क्या? सर एगो को कहेंगे दल। बस समझ में आया? पेटल का मतलब दल, और जब कोरोला बोल दीजिएगा तो दल का समूह यानी दल पुंज। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारे दल हैं, तुड़ तुड़ के अलग अलग रखा गया है, सब पेटले हैं। समझ में आया क्या? चलिए सर पेटल तो समझ में आ गया। अब सेपल जानते हैं ये क्या होता है? पेटल से इसे याद रखिएगा, पेटला, पेटला याद रहेगा ना।
हाँ, मनी मेरा का आप लोग वीडियो देखते देखते पेटला याद कर लिए हैं। अच्छा, आप देखिएगा इधर, जैसे अब हम लोग सेपल की बात करते हैं, यानी बाह्य दल। अच्छा, बाह्य दल की अगर बात करें तो देखिए, बाह्य दल मतलब जो बाहर है, बाहर होता है। देखिए ना यहाँ, इसमें देखिए, ये फूल से क्लियर आपको पता चलेगा। देख रहे हैं, जो बाहर से प्रोटेक्शन कर रहा है फूलों का, सबसे बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल। समझ में आया? यही सेपल है। तो सेपल मतलब एगो भाग की बात करिएगा तो सेपल। और जब ऐसा ऐसा बहुत सारा सेपल होगा, पूरे को समूह में लीजिएगा, तब क्या कहिएगा? कैलिक्स। याद रखिएगा, तब उसे क्या कहेंगे सर? तब उसको कहा जाएगा कैलिक्स। समझ में आया? अरे समझ में आ गया सबको? तो कैलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे सर? सेपल को हिंदी में कहते हैं दल है, बाह्य दल है, ये दल है। समझ में आया? तो जब ये दल होगा तो इसके बाहर वाला क्या होगा? बाह्य दल। और जब बाह्य दल का समूह होगा तब बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, यानी कि तब ये सेपल नहीं कहेंगे, तब उसको कैलिक्स कहेंगे। कैलिक्स यानी कि बाह्य दल पुंज, यानी समूह। किसका समूह? सेपल का समूह, यानी दल पुंज, बाह्य दल का समूह बाह्य दल पुंज कहलाता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य दल। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य दल। और जब यही बहुत सारा बाह्य दल हो जाएगा तब उसको बाह्य दल पुंज कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैलिक्स। अब याद हो जाएगा ना? चलिए, अच्छा तो देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये बाहर वाला जो है ये क्या है? बाहर वाला सर ये कैलिक्स है कि नहीं? सॉरी, सेपल है। सेपल मतलब, सेपल मतलब कैलिक्स ही होगा। अच्छा, तो ये सेपल है। अच्छा, अंदर वाला, इससे अंदर जो होता है ये पेटल होता है। अच्छा, अधिकांशतः फ्लावर में, मोस्ट ऑफ द फ्लावर, यानी अधिकांशतः पुष्पों में सेपल जो होता है ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। जैसे बैगन, भंटा देखे हैं ना? तो बैगन में हमेशा क्या होता है? ग्रीन कलर का ही। देखे हैं कि नहीं? सब्जी बनाते वक्त काट के उसको हटा दिया जाता है। उसमें बैगन जब भी बनाया जाता है तो काट के उस समय हटा दिया जाता है। या फिर आप जिस भी फ्लावर में देखिएगा, हमेशा इसका कलर कैसा होता है सर? इसका कलर हमेशा ग्रीन होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें कुछ ये पेटल का यानी कि दल का, तो दल का रंग अलग अलग होता है सर। ये कुछ फ्लावर में देखिए, यहीं पे पिंक हो गया, लेकिन यहाँ देखिए ये तो हमेशा, ये देखिए तो ये हमेशा क्या दिख रहा है? सेपल हमेशा क्या है? ग्रीन है। और ये पेटल जो है ये हमेशा क्या होता है? पेटल सर ये डिफरेंट कलर का होता है, अलग अलग रंगों का होता है। बस समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को हो तो बोलिए। नहीं है ना? चलिए, तो बाह्य दल समझ में आ गया। चलिए, बाह्य दल जब समझ गए तो बहुत बढ़िया। अब आइए, अब हम लोग एक बार इस फिगर से देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपको गुलाब का फूल थमा दिया तो खुश मत होइएगा, क्योंकि उस दिन से समझिए कि आपके जीवन का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है? पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी, मोबाइल में रिचार्ज, समझ रहे हैं? हाँ, अपना रिचार्ज नहीं, मम्मी फोन करेगी घर से, बाबू रुपया है थोड़ा मेरा रिचार्ज करा दो ना। क्या मम्मी, तुम भी पैसा देती हो 10 गो, कहती हो 20 गो का रिचार्ज करा देने के लिए, रखो फोन। अब उधर से फोन आया, कोई बात नहीं, कोई बात, हम करा देंगे। भले एक दिन जाके दोस्त से झूठ बोलेगा। ऐसा ऐसा दोस्त हमारे साथ भी हैं, तो समझ झूठ बोल बोल कर रिचार्ज करा देगा सब। मैंने मेरे एक मित्र हैं, समझिए कि 10,000 रुपया लिए, अभी तक दिए नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको दिए वो इनको अभी तक लौटाया नहीं। तो सोच ही सकते हैं, वो ऐसा जगह है जहाँ पैसा चला गया तो आएगा नहीं। हमसे लेके दे दिए थे, तो बेचारे को फ्लावर दे देना चाहिए था, पैसा देने क्या जरूरी है? लेकिन अगर आपको फ्लावर मिलता है तो आप लोग उसको बढ़िया से बैठा के एक्सप्लेन करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है कि हमें नीचे ग्राफ नहीं ले जाना है, हमें ग्राफ ऊपर ले जाना है। उसको कहिएगा अच्छा ठीक है फ्लावर लाओ, फ्लावर बस तोड़िएगा उसके सामने, समझे? फ्लावर तोड़ के उसको क्या दिखाना है कि आओ इधर बैठाते हैं बकलोल कहीं के, ये पेटल है, ये है पेटल। अच्छा देखो, ये सेपल है। ये पेटल और सेपल, सुनिए, फ्लावर के इसका मतलब 4 मुख्य भाग होते हैं। देयर आर 4 मेन होर्ल, WHORL, ओर्ल। इसी को WHORL, ओर्ल का मतलब होता है चक्र। चक्र यानी देयर आर 4 ओर्ल ऑफ फ्लावर।
देयर आर 4 मेन ओरल फ्लावर, यानी पुष्प के मुख्य 4 चक्र होते हैं। कौन कौन? तो सर पहले भाग की फ्लावर का मेल पार्ट, और फ्लावर का मेल पार्ट कौन कौन होता है सर? तो यही तो 2 अभी बताएं आप। ये पहला नंबर एंथर, पराग कोश। अब पराग कोश के अंदर पाया जाता है पराग कण, पोलन ग्रेन। अच्छा, दूसरा भाग आप बताएं सर फिलामेंट, यानी तंतु या पुतंतु, यही ना बताएं। और दोनों मिलकर फ्लावर का मेल पार्ट बन जाता है। तो सर फ्लावर के मेल पार्ट को हम लोग एंड्रोइसियम कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो ये क्या है? एस्टामेन लिखा हुआ है। तो एस्टामेन को सुनिए, एस्टामेन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर जानते हैं पुंकेसर क्या है? सर पुंकेसर एंड्रोइसियम का यूनिट है, यानी कि इकाई। बस समझ में आया? यानी पुंकेसर क्या हुआ, एस्टामेन क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोइसियम। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि एक फ्लावर में बहुत सारे एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट बहुत सारे हैं, तो सबको एक साथ मिलाकर हम लोग एंड्रोइसियम कहें। एक फ्लावर में जितने भी मेल पार्ट होंगे सबको एक साथ मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम कहते हैं। लेकिन अगर एक पार्ट का नाम कोई पूछ दिया तब क्या कहिएगा? सर अगर एक पार्ट की बात अगर कोई करे तो उसको कहेंगे एस्टामेन, पुंकेसर। समझ में आ गया? आप पूरे को एक साथ मिला देंगे तो पुमंग, यानी एंड्रोइसियम। बस समझ में आया? हाँ, यानी कि इस पूरे को एक साथ मिला दीजिएगा ना तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? पुमंग। पुमंग मतलब एंड्रोइसियम। यहां लिख दें एंड्रोइसियम। ये अभी सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए लिखवा रहे हैं, हालांकि ये सब लिखेंगे कॉपी में, आप लोग को लिखवाएंगे सब। अभी सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब आइए, तो ये पुमंग हो गया। अच्छा, अब हम लोग फ्लावर के फीमेल पार्ट को समझेंगे। अब फ्लावर में मेल पार्ट तो हो गया, फीमेल पार्ट जैसे देखिए कार्पेल, या इसी को क्या कहते हैं? पिस्टिल। फ्लावर के फीमेल पार्ट हो गया पिस्टिल। हिंदी में इसको कहा जाता है स्त्रीकेसर। पढ़े होंगे आप लोग स्त्रीकेसर। अच्छा, तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अच्छा, अब सुनिए, तो देखिए अब ये अगर आपको गुड़हल का फूल यानी चाइना रोज दे दिया जाए, अब बोला जाए इसमें बताइए कौन कौन सा पार्ट है। सही तरह से पढ़ने का मतलब यही होता है कि फ्लावर अगर आपको दे दिया जाए, आप तोड़ तोड़ कर हर एक अलग अलग पार्ट को बता सकें, तब माना जाएगा कि आप सही से पढ़ रहे हैं। कल के क्लास में अगर आपके पास कहीं अगर आसपास में फूल हो गुड़हल का, खास करके अड़हुल वाला, तो अड़हुल का फूल अगर मिल जाता है तो लेके आइएगा। हम लोग एकदम ये सामने देख कर उसका हर एक पार्ट को अलग अलग करके देखा जाएगा कौन पार्ट क्या है। अच्छा, आप देखिए ये स्टिग्मा हो गया, वर्तिकाग्र, देख रहे हैं ये स्टिग्मा। अच्छा, ये हो गया स्टाइल, स्टाइल यानी वर्तिका। और ये हो गया ओवरी, जो फूला हुआ भाग है, यानी कि अंडाशय। अंडाशय के अंदर जब आइएगा तो ये भाग को क्या कहते हैं? ओव्यूल, यानी बीजांड। और बीजांडे में पाया जाता है एग सेल, यानी अंडकोशिका। क्लियर हो गया? अच्छा सर, तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिलाकर हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं, यानी कि पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। अच्छा, ऐसा फ्लावर में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फीमेल पार्ट भी होते हैं, तो पूरे फीमेल पार्ट को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं गाइनोइसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोइसियम। गाइनोइसियम, गाइनोइसियम मतलब गाइनोइसियम। गाइनोइसियम को हिंदी में कहते हैं जयांग। और जयांग के इकाई को क्या कहा जाता है? कार्पेल या पिस्टिल। अच्छा, पुमंग के इकाई को क्या कहा जाता है? पुमंग के इकाई को, यूनिट को एस्टामेन। एस्टामेन इकाई को। समझ में आया क्या? अब हो जाएगा ये। अच्छा, तो अब तो हमें लग रहा है कि पूरे पार्ट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। ये है ये रिसिप्टिकल पेडिसेल। हम बताएंगे कल के क्लास में आप लोग को थैलेमस पुष्पासन के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। अच्छा, अभी इतना पार्ट आप लोग को पता चल गया। अब सुनिए, फ्लावर में 4 गो मुख्य भाग कौन कौन होते हैं? तो बोलिएगा सर एस्टामेन चाहे एंड्रोइसियम, यानी पुष्प का नर भाग। फिर बोलिएगा सर पिस्टिल यानी स्त्रीकेसर चाहे गाइनोइसियम यानी जयांग, पुष्प का मादा भाग। फिर आप कहिएगा सर कोरोला यानी दल, और बाह्य दल कैलिक्स। हो जाएगा? यानी दलपुंज और बाह्य दलपुंज। अब सुनिए, यानी फ्लावर में कुल कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन? एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम, कोरोला और कैलिक्स। हो जाएगा? अच्छा, अब ये बताइए इसमें से कौन कौन भाग है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है?
एंड्रोइसियम, ये एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम, सिर्फ यही भाग है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। अच्छा बताइए फ्लावर का कौन सा भाग है जो फ्लावर को सिर्फ सपोर्ट प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है? सर कोरोला और कैलिक्स। अगर ये टूट कर गिर जाए ना तब फ्लावर का अंदर का ये जो आप देख रहे हैं एंथर और फिलामेंट सब टूट कर गिर जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब कि ये क्या होता है, सहायक भाग होता है। तो चलिए, तो यही चीजें यानी कि 4 भाग है। आज हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में समझे हैं। अच्छा, आप लोग को ये वाला स्ट्रक्चर का घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो भी बच्चे अभी क्लास नहीं आ रहे हों उन्हें जानकारी पता चल सके और सही समय पे वो क्लास ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।